कहानी की शुरुआत में हम सेंटियागो में मौजूद एक जेल को देखते हैं जहां पर हजारों खतरनाक मुजरिम कैद हैं। ये सेंटियागो का सबसे सिक्योर तरीन जेल है क्योंकि आज तक इस जेल से कोई भी कैदी फरार नहीं हो सका और इसका रीजन है इस जेल का वार्डन बहुत ही स्ट्रिक्ट और बेरहम इंसान है जो जरा सी गलती करने पर कैदियों को बुरी तरह से पीटता है। और यही वजह है कि इस जेल के कैदी यहाँ से भागना तो दूर बल्कि एक छोटी सी गलती करने से पहले भी 100 बार सोचते हैं। लेकिन अब वार्डन का यह खौफ ज्यादा दिनों तक चलने वाला नहीं था क्योंकि अब इस जेल में एंट्री हो चुकी थी एक बहुत ही शातिर इंसान की जिसका नाम लियोन है। लियोन एक आर्किटेक्ट है जो किसी भी बिल्डिंग को देखकर उसे पता चल जाता है कि यह बिल्डिंग कितने साल पुरानी है और इस बिल्डिंग को किस तरह से डिजाइन किया गया है। लियोन जेल में एंटर होते ही उसके दिमाग में यहाँ से भागने की प्लानिंग शुरू हो जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि लियोन अकेला नहीं है बल्कि उसके साथ 4 साथी भी हैं जो यहाँ से भागना चाहते हैं। कुछ देर बाद जेल का एक ऑफिसर सभी कैदियों को लाइन से खड़ा करके जेल के रूल्स बताता है और कहता है कि अगर किसी ने भी रूल तोड़ने की कोशिश की तो उसे मार दिया जाएगा। इसके बाद सभी कैदियों को उनके ब्लॉक्स की तरफ लाइन से ले जाया जाता है। यहाँ लियोन दौड़ते हुए सेल नंबर 50 को पकड़ने की कोशिश करता है क्योंकि उसने पता लगा लिया होता है कि यहाँ से भागने के लिए सेल नंबर 50 सबसे परफेक्ट जगह है। लेकिन जब वो सेल नंबर 50 का दरवाजा खोलता है तो सेल नंबर 50 पर पहले एक आदमी ने कब्जा कर लिया होता है। यह देखकर लियोन काफी उदास हो जाता है और न चाहते हुए वो सेल नंबर 50 के बगल वाले सेल में चला जाता है। वहीं हम देखते हैं कि लियोन के बाकी 4 साथियों ने उन्हीं सेल्स में डेरा जमा दिया है जो उन्हें प्लान के मुताबिक कब्जा करना था। कुछ देर बाद लियोन के साथी लियोन के सेल में आ जाते हैं। यहाँ राफेल लियोन से कहता है कि तुम्हें सेल नंबर 50 में जाना था पर यह तो सेल नंबर 51 है। तब लियोन कहता है कि तुम्हारे लिए आसान था क्योंकि तुम्हारा सेल नीचे ग्राउंड फ्लोर पर था, इसलिए तुम लोगों ने आसानी से अपने सेल पर कब्जा कर लिया। लेकिन मेरा सेल फर्स्ट फ्लोर पर है जिस वजह से मैं अपने सेल पर कब्जा नहीं कर पाया। यहाँ इनका साथी जर्मन कहता है तो अब हम लोग क्या करेंगे? तब राफेल कहता है कि करना क्या है, कल से हम यहाँ से भागने की प्लानिंग स्टार्ट करेंगे। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर एक कैदी गिटार लेकर आता है और ये गिटार वाला आदमी भी लियोन का साथी है। इस जेल में कैदियों को जो काम आता था उन्हें वो काम करने की इजाजत थी ताकि कैदियों का टाइम पास होता रहे, जैसे गिटार बजाना, खाना पकाना और फर्नीचर का सामान बनाना। अगले दिन हम देखते हैं कि लियोन यहाँ से भागने की प्लानिंग पर लग जाता है। वो जेल के हर एक जगह को काफी गौर से देख रहा होता है लेकिन जब उसकी नजर चारों तरफ गार्ड्स पर पड़ती है तब उसे इस बात का अंदाजा हो जाता है कि यहाँ से दीवार से कूदकर भागना काफी मुश्किल है। इसके बाद वह प्लान बी पर काम करते हुए पैदल चलकर कदमों से जेल की लंबाई का नाप लेने लगता है। जेल की लंबाई नापने के बाद वो सीधा अपने साथियों के पास पहुंचकर उनसे कहता है कि हमें कैसे भी करके यहाँ से भागना होगा। तब जर्मन ने कहा कि तुम पागल हो गए हो, यहाँ से भागना इम्पॉसिबल है क्योंकि चारों तरफ जेल की ऊंची दीवारें हैं जिससे हम कभी भी कूदकर भाग नहीं सकते और गार्ड्स भी चारों तरफ से हम पर नजर जमाए रखे हैं। अगर उन्हें जरा सा भी हम पर शक हुआ तो वो हमें मार डालेंगे। तब लियोन कहता है कि मैंने कदमों का इस्तेमाल करके जेल के बाहर जाने तक का रास्ता नाप लिया है। हम यहाँ से जेल के बाहर वाले रोड से सिर्फ 90 मीटर की दूरी पर खड़े हैं, इसलिए हमें दीवार से कूदकर यहाँ से नहीं भागना है बल्कि हम यहाँ जमीन के नीचे एक सुरंग बनाएंगे जो यहाँ से बाहर तक जाएगी। इस जेल के बाहर जंगल है और अगर हम एक बार यहाँ से निकल गए तो जेल के बाहर जंगल में गार्ड्स हमें ढूंढ नहीं पाएंगे और बड़ी आसानी से हम यहाँ से फरार हो जाएंगे। लेकिन यहाँ इनके दिमाग में सबसे बड़ा सवाल यह होता है कि इतनी लंबी सुरंग जब यह लोग बनाएंगे तो उस सुरंग से बाहर निकलने वाली मिट्टी यह लोग कहाँ गिराएंगे? यह सवाल इन तीनों को परेशान कर रही थी और लियोन सोच में पड़ जाता है कि सुरंग से निकलने वाले मिट्टी को आखिर कहाँ फेंका जाए। अब जब यह तीनों सुरंग से निकलने वाली मिट्टी को छुपाने के बारे में प्लान बना रहे होते हैं तभी एक कैदी की नजर इन पर पड़ती है जिसका नाम बिगोट है। बिगोट एक धोखेबाज इंसान है जो इस जेल के वार्डन के साथ मिला हुआ है और जब भी वो किसी कैदी को जेल से भागने या फिर कोई रूल तोड़ते हुए देखता है तब बिगोट चुपके से सीधा जाकर गार्ड्स को शिकायत लगा देता है और अब वो पिछले काफी टाइम से लियोन और उसके 2 साथियों पर नजर रख रहा होता है। इन तीनों को काफी टाइम से एक साथ बात करते हुए देखकर बिगोट को इन पर शक हो जाता है, इसलिए वो सीधा आकर राफेल से मिलता है। राफेल और कहता है कि मैंने पिछले कई दिनों से तुम तीनों पर नजर रखी है और मुझे पता है कि तुम तीनों यहाँ से भागने का प्लान बना रहे हो, इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ यहाँ से भागने के प्लान में शामिल होना चाहता हूँ। यहाँ बिगोट के चेहरे को देखकर राफेल को कुछ गड़बड़ नजर आता है, इसलिए राफेल बिगोट से कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं, हम तीनों तो बस बातचीत कर रहे थे और हमारा यहाँ से भागने का कोई भी प्लान नहीं है। अगले दिन लियोन, जर्मन और राफेल तीनों नीचे वाली सेल में आए। राफेल एक तरफ के दीवार को देखकर कहा कि हम इसी दीवार को खोदकर सुरंग बनाएंगे, लेकिन मसला यह था कि अगर खुदाई का काम शुरू कर दिया गया तो सुरंग को खुला नहीं छोड़ सकते क्योंकि हर शाम गार्ड्स हर एक सेल की चेकिंग करने आते हैं और अगर गार्ड्स ने सुरंग देख लिया तो हम सब पकड़े जाएंगे। तब लियोन कहता है कि हम इस दीवार के एक हिस्से को तोड़कर
सेम उसी तरह का एक फेक ब्लॉक बनाएंगे ताकि शाम को जब भी गार्ड सेल की चेकिंग करने आए तब हम उस फेक ब्लॉक को दीवार में लगाकर सुरंग को छुपा देंगे और गार्ड्स के पकड़े जाने से बच जाएंगे। अब यह सब तो ठीक था, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि सुरंग में से निकलने वाली मिट्टी का ये लोग क्या करेंगे। तब लियोन अपने गिटार वाले दोस्त को सेल में बुलाता है और वो अपने गिटार में से एक बड़ा स्क्रू ड्राइवर निकालकर लियोन को देता है, जिसके बाद लियोन ऊपर छत में एक चौकोर सुरंग करने लगता है जिससे बाहर काफी शोर हो रहा था। अब शोर से बचने के लिए गिटार वाला आदमी गाना गाकर गिटार बजाने लगता है जिससे किसी को भी सेल के अंदर का शोर सुनाई नहीं देता। और कुछ देर की मेहनत के बाद लियोन छत में सुरंग करने में कामयाब हो जाता है। अब यहाँ लियोन जब उस होल से अपना सर बाहर निकाल कर देखता है तो उसे छत पर एक बड़ा खाली जगह दिखाई देता है, जिसे देखकर लियोन काफी खुश हो जाता है क्योंकि यहाँ पर 80 टन से भी ज्यादा मिट्टी आसानी से रखी जा सकती थी। अब शाम होने वाली थी और जल्द ही गार्ड्स आकर सेल की चेकिंग शुरू करने वाले थे, इसलिए राफेल डर जाता है और कहता है कि हमें जल्दी ही इस होल को बंद करना होगा। तब लियोन ने कहा कि जल्दी से मुझे अंडे ला कर दो। यह सुनकर राफेल गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम्हें इस वक्त मजाक सूझ रहा है। तब लियोन कहता है कि तुम जल्दी से अंडे ला कर दो और फिर मेरा कमाल देखो। यह सुनकर राफेल अंडे लेने जाता है और लियोन जर्मन के साथ मिलकर छत के गिरे हुए मलबे को और तोड़ते हैं और उसका मिट्टी बना लेते हैं। कुछ देर बाद राफेल जल्दी से अंडे लेकर आ जाता है। तब लियोन उस मलबे से बनाई गई मिट्टी को एक बाल्टी में डाल देता है, साथ ही वो उस बाल्टी में चूना भी डालता है और फिर उसके अंदर अंडे मिक्स कर देता है। वही इनका साथी जो बाहर गिटार बजा रहा होता है वह अपने गिटार में एक अलग धुन बजाना शुरू कर देता है जो खतरे की एक वार्निंग होती है, यानी कि सिक्योरिटी गार्ड सेल्स की चेकिंग लेने के लिए आ रहे हैं। तब सेल के अंदर मौजूद लोग भी उस खतरे की घंटी को सुन लेते हैं और समझ जाते हैं कि गार्ड्स आ रहे हैं, इसलिए यह सभी लोग और भी जल्दी से काम करने लगते हैं और यह लोग उस मलबे को आटे की तरह गूंद कर उसका एक ब्लॉक बनाते हैं, जिसके बाद यह लोग उस ब्लॉक को ऊपर होल में फिट कर देते हैं और नीचे से उस जगह पर एक पोस्टर लगा देते हैं। कुछ देर बाद गार्ड्स उनके सेल के अंदर आ जाते हैं और वो गार्ड्स लियोन और उसके दोस्तों को उनकी सेल से बाहर निकालते हैं। गार्ड्स उनके सेल की अच्छी तरह से चेकिंग लेते हैं लेकिन अंदर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। तब एक गार्ड को ऊपर छत पर लगा वही पोस्टर दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही गार्ड उस पोस्टर को उतारने वाला होता है तभी उसे बाहर से उसका ऑफिसर उसे बुला लेता है, जिसे सुनकर वह गार्ड उस पोस्टर को बिना निकाले ही चला जाता है और इस तरह से इन सब की जान बच जाती है। अब यहाँ इन लोगों को इस जेल में 34 दिन हो चुके थे और उन्हें जल्द ही इस जेल से निकलना था, इसलिए लियोन और जर्मन ऊपर छत पर चढ़कर लकड़ी का खोखला बॉक्स बनाते हैं और उस लकड़ी के बॉक्स में ये लोग सफेद सीमेंट भरकर छत पर रख देते हैं। कुछ दिन बाद उनका ब्लॉक तैयार हो जाता है। अब भारी थी सुरंग बनाने की, जिसके बाद ये लोग खुदाई के काम पर शुरू हो जाते हैं। ये लोग दीवार का सबसे नीचे का हिस्सा पहले से बने हुए उस ब्लॉक के अनुसार काटने लगते हैं, लेकिन खुदाई करते वक्त काफी शोर हो रहा था जिसकी आवाज कुछ गार्ड सुन लेते हैं और गार्ड उनके सेल की तरफ बढ़ने लगते हैं। पर गार्ड के पहुंचने से पहले ही उनके गिटार वाला साथी आकर उन्हें बता देता है कि कुछ गार्ड सेल की तरफ आ रहे हैं। ये सुनकर सभी लोग काफी डर जाते हैं क्योंकि उन्होंने दीवार का जो हिस्सा काटा था वह हिस्सा उनके बनाए हुए ब्लॉक से छोटा था, जिसमें वह ब्लॉक फिट नहीं हो सकता था। अब जब उन्हें कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आता तब ये लोग जल्दी से टूटी हुई दीवार के मलबे को इकट्ठा करते हैं और जिस जगह ये लोग सुरंग बना रहे थे वहां ये लोग काफी बारीकी से सामान रखकर उस जगह को छुपाते हैं और अपने अपने काम में लग जाते हैं ताकि गार्ड को उन पर शक न हो। कुछ देर बाद एक गार्ड उनके सेल के अंदर आता है और वह गार्ड इनके सेल के चारों तरफ नजर घुमाकर चेक करता है कि कहीं ये लोग यहाँ से भागने की प्लानिंग तो नहीं कर रहे, पर उसे कुछ भी गड़बड़ नहीं नजर आता, इसलिए वह गार्ड वहां से चला जाता है। गार्ड के जाते ही ये लोग रेडियो का आवाज तेज कर लेते हैं और फिर से खुदाई के काम पर लग जाते हैं। कई घंटों की मेहनत के बाद फाइनली ये लोग ब्लॉक के शेप का एक परफेक्ट हिस्सा काट लेते हैं और सफेद सीमेंट के उस ब्लॉक को वहां पर फिक्स कर देते हैं। अब यहाँ खुदाई से निकले हुए मलबे को ये लोग एक बैग में भर लेते हैं और उस बैग को ऊपर वाले सेल में ले जाते हैं जहां उन्होंने पहले से सेल की छत को तोड़कर होल बनाया था और उस होल को उन्होंने अंडे और मलबे को मिक्स करके एक छोटा सा ब्लॉक बनाकर छुपा दिया था। ये लोग उस ब्लॉक को निकाल कर उसके ऊपर जो खाली जगह होती है वहां पर ये लोग मिट्टी जमा करना शुरू कर देते हैं। छत पर मिट्टी रखने के बाद ये लोग छत वाले ब्लॉक को वापस लगाकर उसे व्हाइट सीमेंट से कवर कर देते हैं और उसे वापस से फोटो से ढक देते हैं। इसी तरह रोजाना वह गिटार वाला उनका साथी गिटार बजाकर लोगों का ध्यान भटकाता है, साथ ही वह पुलिस पर भी नजर रखता है और लियोन, राफेल और जर्मन नीचे वाली सेल में
सुरंग को खोदते हैं और जो मिट्टी सुरंग से निकलती है ये लोग उस मिट्टी को अलग अलग बैग में निकाल कर अलग अलग तरीके से ऊपर वाली सेल की छत पर जमा करने लगते हैं। इस तरह से ये लोग पूरे दिन का एक रूटीन बना देते हैं और कई दिनों तक उनकी खुदाई का काम बड़ी चालाकी से चलता रहता है। लेकिन एक कैदी जिसका नाम ऑस्कर है उसे इन लोगों पर शक हो जाता है क्योंकि वह पिछले कई दिनों से इन लोगों को नोट कर रहा था। वह देखता है कि ये लोग हर रोज एक ही पैटर्न को फॉलो करते हुए नीचे के सेल से ऊपर वाले सेल पर जाते हैं। साथ ही ये लोग हमेशा हाथ में बैग या फिर बाल्टी लेकर ऊपर जाते हैं। ये सब देखकर ऑस्कर को उन पर शक हो जाता है, लेकिन वह किसी से भी कुछ नहीं कहता, बस चुपचाप उन पर नजर रखता है। अब यहाँ इन लोगों को इस जेल में 70 दिन बीत चुके थे और लियोन जब सुरंग को नापता है तो उससे पता चलता है कि 70 दिनों में हमने सिर्फ 5 मीटर सुरंग बनाई है। ये देखकर लियोन काफी मायूस हो जाता है और लियोन समझ जाता है कि हम 5 लोग इस सुरंग को इस तरह से कभी भी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। इसलिए वो अपने साथियों से कहता है कि हमें इस सुरंग को कंप्लीट करने के लिए और आदमियों की जरूरत पड़ेगी और अगर हम 5 लोग इसी रफ्तार से मिट्टी निकालते गए तो इस सुरंग को कंप्लीट करने में हमें 5 साल लग जाएंगे। इसलिए हमें सुरंग को और तेजी से खोदना होगा। वही उनका साथी जर्मन जब बैग में मिट्टी भरकर ऊपर ले जा रहा था तभी एक पुलिस वाला उसे रोक लेता है और जर्मन से पूछता है कि इस बैग में क्या है। तब जर्मन कहता है कि कुछ खास नहीं, बस मेरी जरूरत का कुछ सामान है। ये सुनकर वह पुलिस वाला जर्मन से कहता है कि अच्छा ठीक है, चलो अब बैग खोल कर दिखाओ। ये सुनकर जर्मन घबरा जाता है और जर्मन को लगता है कि आज हम सभी पकड़े जाएंगे। लेकिन जब जर्मन अपना बैग खोलता है तो उसमें कुछ सामान रखा गया था। दरअसल जर्मन ने पहले से बैग में मिट्टी नीचे छुपाई होती है और सामान ऊपर रख दिया होता है, लेकिन गार्ड को जर्मन पर शक होता है। इसलिए वह गार्ड जर्मन से कहता है कि मेरे पीछे चेकिंग रूम में आओ। तब जर्मन बड़ी चालाकी से नीचे बैठा अपने साथी लियोन के साथ उसी तरह का सेम एक दूसरा बैग बदलकर गार्ड के पीछे चेकिंग रूम में चला जाता है। चेकिंग रूम में जब वह गार्ड जर्मन के बैग को अच्छी तरह से चेक करता है तो उसके अंदर सामान के अलावा कुछ भी नहीं मिलता, जिसके बाद वह गार्ड जर्मन को जाने देता है। अब इन सभी कैदियों को जेल में 86 दिन बीत चुके थे और अब ये लोग और ज्यादा दिन यहाँ नहीं रहना चाहते थे। इसलिए लियोन और उसके साथी जल्दी से सुरंग के काम को बढ़ाने के लिए ऊपर वाले फ्लोर के कुछ कैदियों को अपने साथ मिला लेते हैं। यहाँ लियोन उन नए कैदियों को दीवार से ब्लॉक हटाकर सुरंग भी बताता है। ये देखकर वो कैदी फौरन इनके साथ मिलकर काम करने को मान जाते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि अगर 5 लोग मिलकर 7 मीटर लंबा सुरंग खोद सकते हैं तो हम सब एक साथ मिलकर जल्द ही इस सुरंग को पूरा कर लेंगे। और साथ ही इन नए आने वाले कैदियों में कुछ कैदी ऐसे भी थे जिन्हें फांसी होने वाली थी, इसलिए वो लोग तो पहले से यहाँ से भागने का चांस ढूंढ रहे थे। अब लियोन जब समझ जाता है कि सभी कैदी सुरंग के लिए तैयार हो चुके हैं तब लियोन उन्हें अपना प्लानिंग बताते हुए कहता है कि हम डेली 1 घंटे की शिफ्ट में काम करेंगे। 2 लोग खुदाई का काम करेंगे, 2 लोग मिट्टी ऊपर ले जाएंगे और 2 लोग गार्ड्स पर नजर रखेंगे। बाकी लोग जेल के नॉर्मल काम करेंगे ताकि किसी को हम पर शक न हो। और जो भी कैदी 2 घंटे सुरंग की खुदाई करने के बाद वापस बाहर निकलेगा उसे फौरन नहाकर अपने कपड़े भी धोने होंगे ताकि गार्ड्स को उसके कपड़ों पर मिट्टी के निशान नजर न आए। अब इन लोगों का काम काफी तेजी से चल रहा होता है और यह लोग रोजाना 100 किलो मिट्टी एक दिन में निकालने लगते हैं। अब यहाँ हमें पता चलता है कि लियोन ने ऊपर वाले फ्लोर के कैदियों को इसलिए चुना ताकि इन्हें बैग या फिर बाल्टी में ऊपर मिट्टी ले जानी नहीं पड़े और इस तरह से यह लोग गार्ड्स के नजरों में भी आ सकते थे। इसलिए यह लोग नीचे जिस सेल में खुदाई कर रहे थे उसी सेल के छत में एक होल कर देते हैं ताकि सीढ़ियों से मिट्टी ऊपर ले जाने के बजाय डायरेक्ट होल से ऊपर वाले सेल के कैदियों को मिट्टी पास कर दी जाए। इस तरह से उनके पकड़े जाने का रिस्क भी कम हो जाता है और काम की स्पीड भी काफी बढ़ जाती है। जब भी कोई कैदी सुरंग में खुदाई कर रहा होता है तब यह लोग रेडियो की आवाज बढ़ा देते और बाहर सभी कैदी गार्ड्स को ऐसा दिखाते कि जैसे सब कुछ नॉर्मल हो। और जब भी उन्हें गार्ड्स का कोई खतरा नजर आता तब यह लोग उस सेल के दरवाजे पर नॉक करके खतरे की घंटी बजा देते, जिससे अंदर खुदाई के काम पर लगे कैदी सेल में सारा सामान पहले की तरह करके अपने अपने काम पर लग जाते। इस तरह से यहाँ से भागने के प्लानिंग में शामिल हर एक कैदी रूटीन के मुताबिक अपना अपना काम करते हैं और हर शाम को यह लोग इकट्ठा होकर आगे की प्लानिंग बनाने लगते हैं ताकि गार्ड्स को किसी पर भी शक न हो और सब कुछ परफेक्ट तरीके से चलता रहे। लेकिन शाम को जब यह लोग फुटबॉल खेल रहे होते हैं तब एक कैदी जिसका नाम ऑस्कर है वो राफेल के पास आता है और राफेल को बताता है कि मुझे पता है कि तुम लोग सुरंग खोदने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए मैं भी तुम्हारी टीम में शामिल होकर तुम्हारा साथ देना चाहता हूं। तब राफेल ऑस्कर को लियोन के पास ले जाता है और लियोन ऑस्कर को भी अपनी टीम में शामिल कर देता है। यहाँ लियोन अपने 2 साथी जर्मन और राफेल से कहता है कि जिस हिसाब से काम चल रहा है मुझे पूरा यकीन है कि हम जल्द ही इस सुरंग को कंप्लीट कर देंगे।
और जल्द ही यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। लेकिन बाहर निकलने के बाद भी हम लोग पकड़े जा सकते हैं, क्योंकि हम 4-5 नहीं बल्कि पूरे 40 लोग हैं। और अगर बाहर निकलने के बाद भागते हुए हमें पुलिस ने देख लिया तो पुलिस हमारे पीछे गाड़ी लगाकर हमें पकड़ लेगी। इसलिए हमें यहाँ से बाहर निकालने के लिए बाहर के एक बंदे की जरूरत होगी, जो हमारा यहाँ से बाहर निकलते ही हमारे लिए एक बस तैयार रखे। अब यहाँ ये लोग सोच में पड़ जाते हैं कि बाहर से हमारी कौन मदद कर सकता है। तब लियोन कहता है, राफेल, तुम्हारी वाइफ पॉलिना हमारी बाहर से मदद कर सकती है और हम लोग उस पर विश्वास भी कर सकते हैं, इसलिए तुम्हें अपनी वाइफ से मदद मांगनी होगी। अब यहाँ रहते हुए सभी कैदियों को 182 दिन बीत जाते हैं और आज सभी कैदियों से उनके घर वाले मिलने आए होते हैं। यहाँ पर राफेल की वाइफ भी आई होती है। तब राफेल अपनी वाइफ पॉलिना को उनके पूरे प्लान के बारे में बताता है और कहता है, हमें तुम्हारी बाहर से मदद चाहिए होगी, इसलिए बाहर तुम्हें कुछ लोगों के साथ जुड़कर हमारे लिए एक बस का इंतजाम करना होगा। पॉलिना मान जाती है और वो वहां से चली जाती है। अब जेल में सुरंग खोदते हुए इन कैदियों को 205 दिन बीत चुके थे और इन लोगों ने सुरंग को भी काफी लंबा कर दिया था। लेकिन एक दिन इनका साथी जो गिटार बजाया करता था, वो जब सुरंग के अंदर खुदाई के काम पर लगा होता है, तभी वहां पर सेल की चेकिंग के लिए गार्ड्स आ जाते हैं। यह देखकर बाहर खड़ा राफेल और लियोन काफी ज्यादा घबरा जाते हैं, क्योंकि पिछले कई दिनों से रात में सेल की चेकिंग होती थी, लेकिन आज गार्ड्स दोपहर में सेल की चेकिंग करने आए हैं, जैसे उन्हें शक हो गया हो कि जेल में कोई सुरंग खोदने की कोशिश कर रहा है। और गार्ड्स को देखकर लियोन दौड़ते हुए अंदर जाकर सभी को वार्न कर देता है और कहता है कि जो भी सामान यहाँ वहाँ बिखरा पड़ा है उन्हें जल्दी से छुपा दो। ये सुनकर जो लोग काम पर लगे हुए होते हैं वो सभी सुरंग का काम छोड़कर अपने अपने काम पर लग जाते हैं। यहाँ इस गिटार वाले के साथ जो दूसरा साथी सुरंग में गया होता है वो भी बाहर आने लगता है, लेकिन गिटार वाला अंदर फंस जाता है, क्योंकि वो सुरंग के बिल्कुल एंड में काम कर रहा था। लेकिन जैसे तैसे करके वो भी बाहर निकलने की कोशिश करता है, पर वो जान चुका था कि मेरे निकलने से पहले गार्ड सुरंग तक पहुंच चुके होंगे। अब यहाँ सभी लोग डरे होते हैं और उन्हें लगता है कि आज हम सभी पकड़े जाएंगे। लेकिन यहाँ राफेल समझदारी से काम लेते हुए सभी कैदियों को इकट्ठा करके गार्ड्स के सामने आकर खड़ा हो जाता है और गार्ड्स को आगे बढ़ने से रोक देता है। ये देखकर पुलिस ऑफिसर को गुस्सा आ जाता है और पुलिस कैदियों पर हमला कर देती है। यहाँ कैदी भी पुलिस का मुकाबला करते हैं और पुलिस को रोकने की कोशिश करते हैं ताकि इनका साथी जो सुरंग में फंसा हुआ है वह बाहर आ सके। वहीं हम देखते हैं कि इनका वह गिटार वाला साथी अब सुरंग से बाहर आ चुका है। वह जल्दी से उस सीमेंट के ब्लॉक को सुरंग में फिट कर देता है और जब वह सेल का दरवाजा खोलकर देखता है तो बाहर कोई भी नहीं होता। दरअसल गार्ड्स पर हमला करने के जुर्म में सभी कैदियों के कपड़े निकालकर बाहर धूप में खड़ा कर दिया गया होता है। कुछ देर बाद वहां पर जेल का वार्डन आता है। वार्डन कहता है कि इन सभी को बिना कपड़ों के सूरज के ढलने तक यहीं पर खड़ा रखो और एक दिन के लिए इनका खाना बंद कर दो। दूसरी तरफ राफेल की वाइफ पॉलिना एक चर्च में जाकर लियोन के पिता से मिलती है। लियोन के पिता एक पादरी थे। यहाँ लियोन का एक पुराना दोस्त भी आता है। तब राफेल की वाइफ पॉलिना लियोन के फादर और उसके दोस्त को लियोन का पूरा प्लान समझा देती है और कहती है कि हमें उन्हें बचाने के लिए एक बस का इंतजाम करना होगा। तब लियोन का दोस्त भी इनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और कहता है कि बस का इंतजाम मैं कर लूंगा। वहीं दूसरी तरफ जेल में राफेल से उसकी वकील मिलने आती है। यहाँ जेल का वार्डन राफेल को सिगरेट देने लगता है, पर राफेल सिगरेट लेने से इनकार कर देता है। लेकिन राफेल वार्डन के सिगरेट के डिब्बे को पहचान लेता है कि वार्डन कौन से ब्रांड का सिगरेट पीता है। अब यहाँ इन लोगों को इस जेल में रहते हुए 1 साल से भी ज्यादा टाइम बीत चुका था और इन लोगों ने सुरंग को भी काफी लंबा कर दिया था। दिन रात मेहनत के बाद अब सुरंग भी जल्द कंप्लीट होने वाला था। लेकिन एक दिन सुरंग में इनका एक साथी जब काम कर रहा होता है तभी अचानक वह बेहोश हो जाता है, क्योंकि इतनी गहराई में ऑक्सीजन की कमी होती है। अच्छी बात यह थी कि राफेल उसके पीछे होता है और राफेल जैसे तैसे करके उस आदमी को बाहर निकाल देता है। शाम को ये लोग मीटिंग करते हैं कि अब सुरंग काफी लंबा हो चुका है। जहाँ अंदर ऑक्सीजन ना होने की वजह से सांस लेने में तकलीफ होती है, इसलिए हमें कुछ करना होगा। यहाँ पर एक आदमी होता है जो जेल में काम करता है। उसके पास एक मशीन होती है जिससे ये लोग पंखा लगाकर सुरंग के एंड तक ऑक्सीजन पहुंचा सकते हैं। राफेल उस आदमी से कहता है कि अगर तुम हमें ये मोटर दोगे तो हम तुम्हें अपने साथ शामिल कर लेंगे। वह कैदी मान जाता है और फिर ये लोग उस मोटर में एक पंखा लगाकर प्लास्टिक के पाइप के जरिए सुरंग के एंड तक ऑक्सीजन पहुंचाने में कामयाब हो जाते हैं और अब सुरंग के एंड में काम करने वाले लोगों को सांस लेने में तकलीफ नहीं होती। इस तरह से इनका काम फिर से जारी हो जाता है। लेकिन अब जेल के वार्डन को कैदियों पर शक होने लगता है, इसलिए जेल का वार्डन अपने पास एक कैदी को बुलाता है जिसका नाम बिगोट है। वार्डन बिगोट को सिगरेट का पैकेट देता है
और उससे कहता है कि मुझे जेल में कुछ न कुछ गड़बड़ नजर आ रहा है, इसलिए तुम्हें कैदियों पर नजर रखनी होगी कि वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। और बीगोट मान जाता है। दरअसल बीगोट को अभी तक पता नहीं होता कि जेल में कैदी सुरंग खोदने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ इन लोगों को सुरंग खोदते हुए इस जेल में 514 दिन बीत जाते हैं और उन्होंने अब जेल के बाहर तक सुरंग खोद दी होती है। अब जहां तक उन्होंने सुरंग खोदी होती है वहां पर राफेल नीचे से एक छोटा सा सुरंग करके ऊपर एक लाल कलर का लिक्विड गिरा देता है, ताकि बाहर राफेल की वाइफ और लियोन के साथी को पता चल जाए कि सुरंग यहां तक खोदी जा चुकी है। वही बिगोट को राफेल और उसके साथी लियोन पर शक तो होता है, पर उसे पूरा यकीन नहीं होता कि ये लोग सच में सुरंग खोद रहे हैं। इसलिए बिगोट अपने शक को यकीन में बदलने के लिए राफेल के पास आकर उसे कहता है कि अगर तुम लोग यहाँ से भागने की प्लानिंग कर रहे हो तो प्लीज मुझे भी अपने साथ शामिल कर लो। मैं यहाँ थक चुका हूँ, बाहर मेरी वाइफ और मेरी बेटी मेरा इंतजार कर रही है। ये सुनकर राफेल को बिगोट पर तरस आ जाता है, इसलिए राफेल बिगोट को सुरंग के बारे में बताने ही वाला होता है कि तभी राफेल बिगोट के हाथ में सिगरेट का पैकेट देख लेता है। और यह वही पैकेट होता है जो कुछ दिन पहले राफेल ने वार्डन के पास देखा था। इसलिए राफेल समझ जाता है कि बिगोट वार्डन के साथ मिला हुआ है। ये सब समझते ही राफेल बिगोट को कुछ भी नहीं बताता। दूसरी तरफ लियोन का बाहर जो पुराना दोस्त होता है वो अपने कुत्ते को साथ लेकर रनिंग के बहाने जेल के करीब आता है और उस लाल कलर के लिक्विड को देख लेता है। अगले दिन लियोन का पिता लियोन को जेल में आकर बताता है कि तुम लोगों ने बाहर जो रेड कलर का लिक्विड गिराया था वो हमने देख लिया है। तुम लोग जेल के बाउंड्री के बाहर तो आ चुके हो, पर अभी भी तुम लोग सही जगह पर नहीं पहुंचे, इसलिए तुम लोगों को अभी भी 40 फीट और भी सुरंग खोदना होगा। इसके बाद यह लोग फिर से सुरंग को और लंबा करने लगते हैं और अब बस कुछ ही दिन के खुदाई के बाद इनका सुरंग कंप्लीट होने वाला था। लेकिन अब इन लोगों के साथ जो कुछ होने वाला था उसके बारे में उन्होंने बिल्कुल भी सोचा नहीं था। एक दिन जब इनका एक साथी सुरंग की खुदाई के काम पर लगा होता है, तभी अचानक एक बहुत ही बड़ा भूकंप आता है जिससे जेल की दीवारें हिलने लगती हैं। लियोन उस वक्त अपने दोस्तों के साथ बाहर फुटबॉल मैच देख रहा था। भूकंप के झटके महसूस होते ही वो तेजी से सुरंग की तरफ भागा। यहाँ गार्ड सभी कैदियों को जेल से बाहर निकालने लगते हैं ताकि कहीं इन पर जेल की दीवारें न गिर जाएं। और लियोन भी जैसे तैसे करके सुरंग के अंदर फंसे हुए अपने साथी को बाहर निकाल लेता है। अब लियोन ने अपने साथी को तो बचा लिया था, लेकिन अब उसे डर था कि कहीं भूकंप की वजह से अंदर से सुरंग टूट नहीं गया हो। इसलिए लियोन फिर से सुरंग के अंदर जाता है और अंदर जाकर वो देखता है कि सुरंग पूरी तरह से सेफ है। ये देखकर लियोन को सुकून मिल जाता है। अब जब इनके सुरंग का काम पूरा होने वाला होता है तब लियोन जाकर जेल के एक कैदी से मिलता है जो कि व्हील चेयर पर होता है। लियोन उससे कहता है कि हम जल्द ही यहाँ से भागने वाले हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम भी हमारे साथ चलो। लेकिन वो व्हील चेयर पर बैठा आदमी कहता है तुम जल्द से जल्द यहाँ से भाग जाओ और मेरी चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ पाऊंगा। अब फाइनली वो दिन आ गया जिस दिन ये लोग इस जेल से भागने वाले थे। और जैसे ही सभी कैदी रात को टीवी देखने में मसरूफ होते हैं तब वो सभी कैदी जो यहाँ से भागने की प्लानिंग में शामिल थे वो सभी एक एक करके उठकर जाने लगते हैं। यहाँ किसी को भी इन पर शक नहीं होता क्योंकि सबका ध्यान टीवी में रोमांटिक फिल्म पर होता है। और भागने वाले सभी कैदी सुरंग वाले सेल में आ जाते हैं और यहाँ एक एक करके सभी कैदी सुरंग में उतरने लगते हैं। वहीं बिगॉट जब टीवी देख रहा होता है तब उसका ध्यान पीछे की तरफ जाता है और वो देखता है कि यहाँ से तो कई सारे कैदी जा चुके हैं। ये देखकर उसे शक हो जाता है और वो सीधा राफेल के सेल की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन बीच रास्ते में व्हील चेयर वाला आदमी बिगोट को रोक लेता है, पर बिगोट इस आदमी को धक्का देकर गिरा देता है, जिसके बाद वो सीधा राफेल के सेल में आ जाता है जहाँ उसे सुरंग दिखाई देता है। साथ ही वहाँ पर ऑस्कर भी खड़ा होता है और ऑस्कर यहाँ से निकलने वाला आखिरी कैदी होता है। लेकिन अब जब बिगोट को सारी सच्चाई का पता चल गया होता है तब वो पुलिस को बुलाने के लिए जाता है, लेकिन ऑस्कर उसे पकड़ लेता है। इस दौरान इन दोनों के बीच फाइट छिड़ जाती है और बिगोट ऑस्कर को स्क्रू ड्राइवर से बाजू पर मारकर बुरी तरह से घायल कर देता है। लेकिन ऑस्कर बुरी तरह से घायल होने के बावजूद भी बिगोट को जाने नहीं देता और बिगोट को मार मार कर बेहोश कर देता है। अब ऑस्कर भी सुरंग में जाने की कोशिश करता है, पर उसका बाजू बुरी तरह से घायल होने की वजह से वो सुरंग में नहीं जा पाता। दूसरी तरफ सभी कैदी सुरंग के अंदर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे होते हैं और बढ़ते बढ़ते ये लोग सुरंग के एंड तक पहुंच जाते हैं, जहां बाहर से लियोन का पुराना दोस्त सुरंग का ऊपर से हिस्सा खोल देता है और वह एक एक करके सभी कैदियों को हाथ से पकड़कर बाहर निकालता है। बाहर निकलने के बाद सभी कैदी जल्दी से अपने कपड़े बदल लेते हैं और तभी उन्हें सामने के ब्रिज पर एक बस आते हुए दिखाई देती है, जिसे देखकर ये सभी लोग उस बस की तरफ दौड़ने लगते हैं और सभी बस में बैठ जाते हैं। लेकिन ऑस्कर अभी तक नहीं आया होता, इसलिए सभी कैदी उसका इंतजार कर रहे होते हैं। यहाँ जर्मन कहता है कि मुझे लग रहा है कि कहीं ऑस्कर किसी मुसीबत में है, इसलिए मैं ऑस्कर की मदद के लिए जा रहा हूँ, जिसके बाद वह ऑस्कर को लेने जाता है। दूसरी तरफ जेल में मूवी खत्म हो गई थी और सभी कैदी अपने अपने सेल में जाने लगते हैं। तब यहाँ वह व्हील चेयर वाला कैदी
सभी को आकर बता देता है कि राफेल के सेल में एक सुरंग है जहां से तुम लोग भाग सकते हो। ये सुनकर सभी कैदी उस तरफ भागने लगते हैं, जिसे देखकर गार्ड्स को भी इन पर शक हो जाता है और वह गार्ड्स वहां पर और भी गार्ड्स को बुला लेते हैं। कुछ देर बाद पूरे जेल में सायरन बजने लगता है, जिसकी आवाज बाहर बस में बैठे कैदी सुन लेते हैं और सभी कैदी समझ जाते हैं कि अब हमारा यहाँ पर ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं, इसलिए अब हमें यहाँ से निकलना होगा। और तभी वहां पर जर्मन भी आ जाता है। वह सभी को बताता है कि मैं सुरंग के पास गया, लेकिन वहां पर मुझे ऑस्कर नहीं मिला, जिसके बाद बस वहां से जाने लगती है। वहीं हम जेल में ऑस्कर को देखते हैं, जो घायल होने की वजह से जेल से भाग नहीं पाया। अब यहाँ कैदियों के भागने की खबर जेल के वार्डन को दी जाती है। कैदियों के भागने की खबर सुनकर वह काफी गुस्सा हो जाता है। दूसरी तरफ सभी कैदी बस में थे, जहाँ पर पोलिना सभी कैदियों को उनका पर्स दे देती है, जिसमें कुछ पैसे और उनके फेक आईडी थे, और सभी कैदी अलग अलग होकर अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। और इस तरह से सभी कैदी जिन्होंने पिछले कई महीनों से दिन रात मेहनत की थी, वह सभी जेल से आजाद हो जाते हैं। दोस्तों, यह इतिहास की सबसे बड़ी जेल ब्रेक घटना थी, जहां एक ही बार में पूरे 50 लोग जेल से फरार हो गए थे, लेकिन इनका एक साथी ऑस्कर भागने में नाकाम हो गया था। इसी के साथ सच्ची कहानी पर बनाई गई ये फिल्म खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।